हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। अभी तक हमने कक्षा 6 की विज्ञान के 13 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं, यानी कि हमने चैनल पर 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पर, तो वो सारे वीडियो देखिएगा। और जिस भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी वीडियो डाले हैं मैंने उनको देखिएगा। और कुछ भाई साहब के कमेंट आए हैं कि मैं उनको बोर्ड पर समझाऊं, तो उसका सेटअप अभी कर रही हूं मैं बोर्ड पे समझाने का। तो उसमें 4-5 दिन लग जाएंगे मुझे। उसके बाद मैं वो बोर्ड पे शुरू करूंगी। हो कोशिश रहेगी 1 तारीख के बाद में बोर्ड से या सेल्फ मेड नोट्स बना के या हाथों से वो समझाते हुए मैं वीडियो बनाऊँ। तो अभी हम आज शुरू करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान का 14वां पाठ, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारे चैनल पर आज 14वां वीडियो होगा। अभी तक हमने 13 वीडियो डाल दिए। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज काफ़ी भाई लोगों ने, बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उनको धन्यवाद। और आगे भी उन लोगों से निवेदन है कि आगे चैनल को शेयर करते रहिए और वीडियो पूरे देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अध्याय 14, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, सरल विद्युत परिपथ, स्विच की क्रियाविधि और चालक और अचालक पदार्थ। तो सबसे पहले विद्युत की क्या महत्ता है हमारे दैनिक जीवन में? विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्युत की सहायता से हम हमारे घरों में कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, पंखे, कूलर आदि। ये सब विद्युत के कारण ही होता है। साथ ही विद्युत के उपयोग से ट्यूबवेल का पानी ऊपर टंकी में चढ़ाया जाता है। रात्रिकाल में विद्युत का उपयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं, यानी कि घरों में लाइट जलाते हैं। हमारे घरों में जिस स्थान से विद्युत आती है उसे पावर हाउस कहते हैं। कभी कभी विद्युत आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब सामान्यतः हम टॉर्च, इन्वर्टर या जनरेटर से विद्युत प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में विद्युत की महत्ता है कि विद्युत क्या है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो आजकल जो वर्तमान दैनिक जीवन हम जी रहे हैं उसमें बिना विद्युत के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कुछ नहीं है। हम हर चीज़ के लिए आज विद्युत पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत सेल कैसा बना होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसा ये विद्युत सेल है, इसका चित्र जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ऐसा सेल हम लोगों ने देखा ही है। तो इसका सेल का जो ऊपरी सिरा है, जो ऊपर का सिरा है, उसे हम धनात्मक सिरा कहते हैं। और जो नीचे का सिरा होता है, जस्ते का बना होता है, चिकनी प्लेट जैसा वर्ताकार, उसे ऋणात्मक कहते हैं। वो ऋणात्मक सिरा होता है। और इस सेल के अंदर क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जिनमें रासायनिक क्रिया से हमें विद्युत प्राप्त होती है। लंबे समय तक काम में लेने पर सेल से विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। और सेल से विद्युत प्रवाह बंद हो जाने का अर्थ ये हुआ कि सेल में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों के मध्य क्रिया बंद हो जाती है। उसकी जगह हमें नया सेल उपयोग में लेना पड़ता है। जब हम कुछ चीज़ें चलाते हैं जिनको काफ़ी समय तक वो चीज़ें चलती रहती है, तो फिर कोई चीज़ उसमें सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि सेल ख़त्म हो गया, यानी कि सेल मर गया है। तो उसका मतलब ये होता है कि सेल के मध्य जो रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है, वो उस पदार्थ ने क्रिया करनी बंद कर दी है, इसलिए सेल काम करना बंद कर दिया सेल ने। अब है विद्युत बल्ब। तो ये बल्ब जैसा कि है, ये ऐसा सबने घरों में देखा ही होगा, सबके घरों में बल्ब होता है। तो इसकी संरचना, सबसे पहले नीचे एक धातु की नोक होती है, फिर उसके साइड में चारों तरफ एक धातु का ढांचा लपटा हुआ होता है। और इस विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी हुई होती है और उसमें 2 फिलामेंट होता है। जब वो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो एक फिलामेंट साइड से हट जाता है, तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो बल्ब में क्या होता है, कांच के आवरण के अंदर एक पतला तार होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट 2 मोटे तारों के मध्य लगा हुआ होता है। तो देखिए, 2 फिलामेंट है, ए और बी बिंदु दिए हुए हैं। ये 2 तारों के मध्य लगा हुआ है फिलामेंट। बल्ब के आधार पर धातु की नोक होती है। जहाँ हम बल्ब को फिट करते हैं किसी सॉकेट में, वहाँ पे धातु की नोक होती है तथा आधार के ऊपर धात्विक ढांचा होता है। ये बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, जो मोटे तारों ए व बी से जुड़े हुए होते हैं। घरों में काम आने वाला बल्ब और टॉर्च बल्ब में क्या समानता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा इसके बारे में, उन दोनों में क्या समानता है, अवलोकन करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर है सरल विद्युत परिपथ बनाना, कि परिपथ हम कैसे बना सकते हैं। तो परिपथ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए,
एक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है और 2 अलग अलग रंग के तार लेने हैं। क्या क्या लेना है? एक सेल, एक बल्ब और 2 अलग अलग रंग के तार लेने हैं। अब तार के सिरों पर जो प्लास्टिक रहती है, यानी कि तार पर जो प्लास्टिक होती है, उनको आगे से उसको हटाकर और उन तारों को जोड़ देना है बल्ब से, इस प्रकार जैसे चित्र में दिया हुआ है कि एक सिरे को बल्ब से जोड़ना है, दूसरे सिरे को सेल से जोड़ना है, दोनों तारों को ऐसे जोड़ना है। तो ये बल्ब के तार कहाँ जुड़े हुए हैं? एक देखिएगा बल्ब पे, एक तो नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है जहाँ हम सॉकेट डालते हैं, सॉकेट में बल्ब डालते हैं, वहाँ जो धात्विक नोक बनी होती है वहाँ पर। दूसरा अलग जगह जुड़ा हुआ है, दोनों तार एक जगह नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे चित्र में दोनों तार एक जगह जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है कि जो चित्र ए बना हुआ है उसमें बल्ब प्रकाशित होता है और चित्र बी में बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? तो इसमें क्या होता है, इस गतिविधि में हमने विद्युत सेल के टर्मिनलों को तार द्वारा विद्युत बल्ब के टर्मिनल से जोड़ा था। यही एक सरल विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के मध्य विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब के फिलामेंट में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे नदी में पानी का प्रवाह होता है, जिसे हम जल धारा कहते हैं, उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को हम विद्युत प्रवाह धारा कहते हैं। तो विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। तो कभी कभार क्या होता है, पूरा परिपथ हमारा पूर्ण है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल पाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। इसका कारण ये होता है जब या तो हमारा परिपथ पूर्ण नहीं है, उसका संयोजन पूर्ण नहीं हुआ है, या सारे तार सही नहीं जुड़े हुए होते हैं, या बल्ब भी ख़राब हो सकते हैं। तो ख़राब बल्ब को हम क्या कहते हैं? ये बल्ब फ्यूज हो गया है। तो एक इसमें पूछा गया कि अच्छे बल्ब और फ्यूज बल्ब का अवलोकन करके बताइए कि इनमें क्या अंतर है। तो एक अच्छे बल्ब में फिलामेंट सही जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन फ्यूज बल्ब में फिलामेंट तारों से अलग हुआ रहेगा। अगला है विद्युत स्विच कि स्विच क्या है। तो घरों में हम किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिक चीज़ को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं, जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? बटन बंद कर दो, पंखे का बटन बंद कर दो, लाइट का बटन बंद कर दो, एसी का बटन बंद कर दो। तो ये क्या विद्युत स्विच है। तो ये किस प्रकार कार्य करता है वो देखते हैं। तो स्विच को कार्य करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड लेके उस पर एक सेफ्टी पिन लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड और सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के गोल सिरे में ड्राइंग बोर्ड की पिन लगाकर ड्राइंग बोर्ड पर बिंदु भी बना लेते हैं। ये देखिए सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन पे जो गोल सिरा है वहाँ पे हमने बिंदु बी बनाया, और सेफ्टी पिन की लंबाई जितनी दूरी पर अन्य ड्राइंग पिन में एक पिन ए गाड़िए और एक पिन यहाँ पे ए और लगाई, और तार के टुकड़ों की सहायता से ड्राइंग पिन ए को बल्ब से और बल्ब के दूसरे सिरे को सेल से और सेल के दूसरे सिरे को ड्राइंग पिन बी से जोड़ना है। तो सेफ्टी पिन को घुमाकर इसके स्वतंत्र सिरे सी को ड्राइंग पिन ए से स्पर्श करा दीजिए। इससे परिपथ पूर्ण हो जाता है और बल्ब प्रकाशित होने लगता है। तो क्या किया इसमें कि हमने एक तो लिया ड्राइंग बोर्ड, ये जो ड्राइंग बोर्ड बना हुआ है जिस पर सेफ्टी पिन लगी हुई है, इस पर एक सेफ्टी पिन लगाई। सेफ्टी पिन का जो पीछे का गोल सिरा होता है, पतला वाला गोल सिरा, सेफ्टी पिन की जितनी लंबाई उसकी दूरी पर एक अन्य ड्राइंग पिन गाड़ी। तो एक और पिन लगा दी हमने जो बिंदु ए बना हुआ है, जहाँ बिंदु ए है वहाँ पे एक और पिन है, और इस तार को टुकड़ों की सहायता से ड्राइंग पिन ए को, तार के जो टुकड़े हैं उनको, एक टुकड़े को बल्ब पे लगा दिया, किसकी सहायता से? जो ए पे पिन रखी है हमने ड्राइंग पिन, उसको, और उससे तार जोड़ा और दूसरा तार बल्ब से जोड़ दिया। और जो पिन बी है, बी बिंदु से, वहाँ से हमने जो तार जोड़ा उसको सेल से जोड़ दिया। तो ऐसा जोड़ने पर क्या होता है? वो बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह ये, तो घरों में जब बल्ब प्रकाशित होता है, यानी कि जब बल्ब जलता है, तो परिपथ क्या होता है? बंद। खुले परिपथ में बल्ब नहीं जलता है। तो जब परिपथ में बल्ब जलता है, जब परिपथ में बल्ब जलता है तो परिपथ बंद होता है, और जब बल्ब नहीं जलता है तो परिपथ खुला होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है सबसे ज़्यादा, कि अगर किसी घर में कोई बल्ब जल रहा है तो उस घर का उस वक्त परिपथ बंद है या खुला है। तो बल्ब जल रहा है उस वक्त उसका परिपथ बंद है, और बल्ब नहीं जल रहा है तो उसका परिपथ खुला है। फिर है चालक एवं अचालक पदार्थ। तो चालक और अचालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक और अचालक पदार्थ किसे कहते हैं वो देखिएगा। तो चालक और अचालक पदार्थ
लोहे की कील किसकी बनी हुई होती है, लोहे की। स्केल प्लास्टिक जैसे रबड़, कागज़, कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई होती है। तो इनमें जो चालक कौन सी होती है, अचालक कौन सी होती है, वो देखते हैं। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें विद्युत के चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। तो धातुएं विद्युत की चालक होती है, तो धातुओं का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। घरों में प्रयुक्त विद्युत के नंगे तारों को छू लेने पर विद्युत का झटका लगता है, अतः धातु के तारों पर विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर इससे बचाव किया जाता है। इसी तरह स्विच, प्लग, सॉकेट आदि विद्युत रोधी पदार्थ एबोनाइट से बनाए जाते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से छू सकते हैं। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं, और जिनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें विद्युत का अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और धातु विद्युत के चालक होती है, इसलिए धातुओं का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। और जो घरों में विद्युत के तार होते हैं, नंगे तार होते हैं, जिन्हें हम किसी भी तार को हम छू लेते हैं तो क्या होता है, विद्युत का झटका लगा होता है। जिस पे प्लास्टिक का आवरण नहीं लगा हुआ उस तार को हम सीधा छू लें तो उस पर हमें करंट लगता है। तो जो भी धातु के तार होते हैं उन पे क्या करते हैं, विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, विद्युत की अचालक होती है। इसी तरह स्विच, प्लग, सॉकेट आदि भी विद्युत रोधी पदार्थ एबोनाइट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, स्विच, प्लग, सॉकेट एबोनाइट से बनाए जाते हैं। फिर इस तरह का एक निशान बना हुआ होता है डेंजर यानी कि खतरे का। विद्युत खंभों, ट्रांसफर आदि स्थानों पर ये निशान लगा हुआ होता है। ये दर्शाता है कि इसके आसपास विद्युत का खतरा है, अतः इनके आसपास नहीं जाना चाहिए। विद्युत के तारों एवं सॉकेट को नंगे हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा झटका लग सकता है। तो ये इसके बारे में था पूरा पाठ, विद्युत का परिपथ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो घरों में जिस स्थान से पावर आती है उसे पावर हाउस कहते हैं। विद्युत सेल के बारे में क्या है, सेल का ऊपरी सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है, नीचे का सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं। और जब कोई सेल खराब हो जाता है उसका मतलब ये है कि सेल में जो रासायनिक पदार्थ है उनके मध्य क्या क्रिया बंद हो जाती है। फिर एक विद्युत बल्ब होता है, तो उसकी क्या संरचना है। तो विद्युत बल्ब में क्या क्या होता है, धातु की नोक होती है, उसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई होती है, एक फिलामेंट होता है। तो ये था विद्युत बल्ब। फिर हमने विद्युत परिपथ बना के देखा। और विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, किस दिशा में होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। फिर चालक और अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है उन्हें विद्युत के चालक कहते हैं, और जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत के अचालक पदार्थ कहते हैं। और धातु विद्युत का चालक होती है, इसलिए धातु का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। लेकिन जो विद्युत के तार धातु से बनाए जाते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का विद्युत रोधी आवरण चढ़ाया जाता है ताकि उनके छूने पर हमें करंट नहीं लगे, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत रोधी है अर्थात विद्युत की अचालक है। तो जो स्विच, प्लग, सॉकेट आदि बनाए जाते हैं वो एबोनाइट पदार्थ से बनाए जाते हैं, जो कि विद्युत का अचालक होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की धनात्मक टोपी धनात्मक होती है और विद्युत का वर्ताकार धातु का वर्ताकार पैना ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं, और जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी यानी कि विद्युत का अचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये हमने इस पार्ट में पूरा पढ़ा। तो इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न है वो देखते हैं। विद्युत सेल के टर्मिनलों की संख्या क्या होती है, इसके बारे में बताइए कि कितने होते हैं विद्युत सेल में टर्मिनल, वो बताने हैं। दूसरा है निम्नलिखित में किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो बताने हैं कि कौन सी इसमें धातु है। कुछ उदाहरण इसमें धातु के हैं, कुछ नाम दिए हैं, इसमें 3 नाम धातु के और 1 नाम धातु का नहीं है। तो धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि धातु विद्युत की चालक होती है। तीसरा है विद्युत के तार बनाने में किसका काम में लिया जाता है, तो इसमें जो धातु के तार हैं, धातु के तार बनाए जाते हैं, तो इसमें जो धातु है उसका बताना है आपको।
और विद्युत से कौन सी युक्ति नहीं चलती, कौन सी डिवाइस है जो विद्युत से नहीं चलती, उसके बारे में भी आपको इसमें बताना है। तो इनके उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कक्षा 6 की विज्ञान का 14वां पार्ट भी हमने आज कर लिया है। और आज से स्कूलें भी शुरू हो चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स स्कूल गए हैं और 1 तारीख से विद्यार्थियों को भी स्कूल आना है। सभी बच्चे 1 तारीख से स्कूल आएंगे। तो आज से फिर से वापस अपनी ड्यूटी पर सभी शिक्षकगण, जो भी सरकारी शिक्षकगण हैं, सभी अपने अपने विद्यालय की ओर, अपनी अपनी कर्मस्थली की ओर जा चुके हैं बड़े दिनों की छुट्टियों के बाद, लॉकडाउन के बाद में। लेकिन जो भी शिक्षकगण हैं ड्यूटी पर जा रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर कोई शिक्षकगण मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी ड्यूटी पर जाएं, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन अपनी सेहत और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। और अभी तक जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो 15वां वीडियो होगा हमारे चैनल का, और ये 14वां वीडियो है जो आज हम अपलोड कर देंगे। 14 वीडियो अपलोड हो जाएंगे हमारे चैनल पर इस वीडियो के साथ में। तो सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो सारे पूरे देखिएगा। धन्यवाद।